हे गाइस, यूपी जीके में आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिट्टी, कृषि और पशुपालन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मृदा पार्ट को करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, हमारा जो यूपी है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में, उसके जो फिजिकल जो पार्ट्स है उसको 3 पार्ट में विभाजित किया है। तो उत्तर प्रदेश के 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है उसकी बनावट के आधार पे। तो पहला जो है भाबर और तराई क्षेत्र की, जैसे जिस तरह क्षेत्र उसी तरह उसकी मृदा हो जाएंगी, मिट्टी हो जाएगी। तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा, और उसके बाद जो दक्षिण का जो पठारी एरिया है वहाँ की जो मृदा हो गई। ठीक है, तो 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो जो भाबर और तराई क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो, अगर आप ऊपर का पार्ट देखें हिमालय की तरफ का, तो वहाँ का जो है भाबर का पार्ट है, और उसके जो दक्षिण में देखोगे तो वो तराई का पार्ट है। इसको मैंने जब पहले पढ़ाया था, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा प्रदेश के उत्तरी और भाबर क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालुओं से निर्मित है। कहने का मतलब है, जो भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिट्टी काफ़ी छिछली होती है, तो जो जल होता है वो नीचे चला जाता है, मिट्टी के अंदर नहीं रुकता, उससे नीचे चला जाता है, जिससे कि जो है जो कृषि का कार्य है उसमें करना बहुत असंभव होता है। तो यहाँ पे अधिकतर जो भाबर क्षेत्र में है झाड़ियाँ वगैरह ही पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद तराई क्षेत्र, तो उसके दक्षिण में जो पार्ट है वो तराई क्षेत्र का हुआ। तो उसके महीन जो कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा जो होती है वो क्या होती है, समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके जो कण होते हैं वो महीन होते हैं। तो यहाँ की जो मृदा होगी भाई समतल हो गई, दलदली, नम, उपजाऊ। तो यहाँ पे कृषि करना, यहाँ पे अच्छी पैदावार हो जाती है। तो ये होगा भाबर और तराई क्षेत्र। और मध्य के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़, कछारी या भात मृदा कहा जाता है, जो कि कॉप मिट्टी, कीचड़ व बालू से निर्मित है। यह मृदा बहुत गहरी होती है, पूर्ण विकसित दशा में होती है। इस मैदान को लगभग संपूर्ण मृदा के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, खादर व कछारी व नवीन जलोढ़ मृदा, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवड़ी, क्षारी, मरुस्थलीय, भूर तथा काली मृदा भी पाई जाती है। ओके, तो खादर मृदा की बात करें, देखिए, जो नदियों द्वारा जो जब बाढ़ आ जाती है नदियों में, तो वो जो पुरानी मिट्टी होती है तो बह गई, तो जो नवीन मिट्टी होती है तो उसी को हम लोग खादर मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के साथ जो परिवर्तित होती रहती है उसे खादर, कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ये मृदा हल्के भूरे कलर की होती है, छिद्र युक्त होती है, महीन कणों वाली, और बांगर की अपेक्षा इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मृदा में चूना, पोटास और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसे बलुआ सिल्ट, बलुआ दोमट, मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है और खाद देने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। बांगर मृदा की बात करें तो ये गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों और भागों जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहाँ मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ बाढ़ पहुंचती है तो वहाँ की मृदा जो परिवर्तित होती रहती है तो नवीन मृदा बनती है, तो उसे खादर बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं तो वहाँ पे पुरानी मृदा पड़ी रही, तो उस वाली मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसे उपहार मृदा भी बोलते हैं। दोमट मटियार, बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस मृदा क्षेत्र की मिट्टी परिपक्व और अधिक गहरी होती है। सघन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंध के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। किसमें, जो बांगर है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। घटकों तथा खाद की अधिक आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो जिस तरीके आप देखे थे खादर में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लेकिन बांगर में पड़ती है। लवड़ी तथा क्षारीय मृदा, प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल में सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे वर्षा की कमी हो गई, कहीं पे जुताई नहीं हो पा रही है, जल निकलने का साधन नहीं है, सिंचाई नहरों मतलब जहाँ पे साधन नहीं है तो वहाँ की मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी।
तो भूमि क्या है, ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के जैसे अलीगढ़ का इलाका हो गया, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। इसे रेह, बंजर तथा कल्लर नामों से जाना जाता है। तो रेह, बंजर और कल्लर नामों से किन मृदा को जाना जाता है? लवड़ी तथा क्षारीय मृदाओं को। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा प्रदेश में कुछ पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ का इलाका हो गया। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के इलाकों में पाई जाती है। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें खंडित होकर बालू के कणों में परिणित हो जाती हैं। इसमें लवण, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है, पर जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती क्या है? की जाती है। भूल मृदा, गंगा यमुना उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 या 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। मतलब बोला गया है कि जो बाढ़ के कारण जो मिट्टी वहां पे जैसे इकट्ठा हो गई और जो बलुई मिट्टी हुई, तो उसके जो टीले बन जाते हैं 10 या 20 फीट के, तो उसे भूड़ कहा जाता है। ये मृदा दोमट बलुई होती है। हल्की क्या होती है? दोमट और बलुई। बलुई इस वजह से बालू का, दोमट बलुई होती है। काली मृदा, जिसे रेगुर के नाम से जानते हैं, पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है। स्थानीय भाषा में से करेल या कपास मृदा भी बोलते हैं। पठारी क्षेत्र की मृदाओं के बारे में अब आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा जो मैदानी क्षेत्र की मृदाएं हो गई। देखिए, प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं चट्टानों के टूटने, अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में मृदाओं का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा क्षेत्र को दक्षिणी प्रयाग, राजगंगा, पार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का जो भी इलाका है वहां पे समान तौर पे ये जो मृदा होती है बुंदेलखंड के इलाके में तो बुंदेलखंडी मृदा बोलते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ ये कई मृदाएं पाई जाती हैं। मतलब बोला गया वैसे तो इन्हें बुंदेलखंडी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे अंतरों पे इनकी अलग अलग मृदाएं पाई जाती है। जैसे लाल मृदा, परवा मृदा हो गई, माड़ मृदा हो गई, राकड़ मृदा हो गई, भोटा मृदा हो गई। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। लाल मृदा, ये मृदा दक्षिणी प्रयागराज में, ओके, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा के निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। परवा मृदा, इस मृदा को पड़वा या पड़वा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्र में विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है, जिसे जैव तत्वों की कमी होती है। तो लाल मृदा जहां आपने देखा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जा रही थी। और इस मृदा को क्या बोला गया? जो विंध्य की चट्टान है उसके टूटने फुटने से बालू में जो लाल मृदा होती है। परवा मृदा बोला है, इसे पड़वा भी बोलते हैं। ये क्या है? जैसे हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, उस इलाके में पाई जाती है। यमुना के तटीय क्षेत्र विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। तो ये दो इलाकों का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके आसपास में भी है। तो लेकिन हमीरपुर, जालौन को तो आपको ध्यान ही रखना है। ये हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है, जिसे जैव तत्वों की कमी होती है। मार मृदा, ये मृतिका मृदा भी कहते हैं। रंग काली या रेगुर मृदा के समान चिकना या काला होता है। तो माड़ का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ये मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। राकर या राकड़ मृदा की बात करें तो लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है, जो कि समांतर ढालों में पाई जाती है। मोटी राकड़ या पत्ती राकड़ के रूप में इसे दो वर्ग हैं। तो लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा राकड़ मृदा है। ये समांतर ढालों पे पाई जाती है। मोटी राकड़, पत्ती राकड़ के रूप में इसके दो वर्ग हैं। भुट्टा मृदा की बात की जाए तो इनका निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। रंग में ये मृदा कुछ लालिमा लिए होती है। तो भुट्टा मृदा में क्या बोला है? कुछ लालिमा लिए होती है ये। आगे हम लोग इसी के थोड़े से वो जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लंबा हो जाता है नहीं तो। प्लीज स्टोन युग में आज तक की नदियों के निक्षेप से बना है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान मुख्यतः पाई जाती हैं कौन कौन सी? तो आपने देखा था कि नई और प्राचीन जलोढ़ मृदा, मतलब खादर और बांगर। नवीन या पुरानी जलोढ़
जो मृदा उसको क्या कहा जाता है, तो नवीन वाले को खाद, पुरानी वाले को बांगर। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है खादर मृदा को। ओके, तो जो मटियार दोमट है वो क्या है, खादर है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार दोमट आदि कहा जाता है तो बांगर मृदा को। देखिए मटियार दोमट अगर आए तो वहाँ पे थ्योरी में दोनों जगह साथ मटियार दोमट लिखा हुआ था, तो मटियार दोमट आए तो खादर हो गया, और दोमट उपहार जलोढ़ आए तो बांगर मृदा हो गया। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है कॉप, कीचड़, बालू से। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी होती है, तो पता है आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी होती है। जलोढ़ मृदा में अधिकता किसकी, पोटास, चूना की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्वों की कमी होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिस समानता भाषा में कहा जाता है ऊसर, बंजर या कल्लर या रे कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थली मृदा पाई जाती है, वो कौन कौन सी जगह, मथुरा, आगरा आदि जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है क्या, काली मृदा मिलती है। काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेगुर, करेल, कपास मृदा के नाम से जानते हैं। लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ या राकड़ या भुट्टा मृदा कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। राज्य के सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है तो कौन सा, बुंदेलखंड है। मृदा अपरदन होता है, सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है तराई भाबर क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कौन सी, चंबल नदी है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से, इटावा और आगरा हैं। ठीक है, अवनालिका अपरदन के कारण होते हैं, कारण बनते हैं। जब अवनालिका अपरदन होता है तो उससे क्या बनता है, बीहड़ बनता है। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है मथुरा और आगरा। ये ध्यान रखिए, राज्य में ऐसे तो मतलब जल अपरदन ही अधिकतर है, लेकिन वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं तो मथुरा और आगरा है। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती उर्वरा शक्ति की। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती उर्वरा शक्ति की। ठीक है, तो एक ही वीडियो में पूरा आपको नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इस फसलों उत्पादन हो गया, ठीक है, और पशुपालन हो गया, अलग से कृषि का, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।